नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में फेब्रुअरी मंथ का करंट अफेयर्स लेकर, मतलब फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर आया हूँ। इसमें मैं 66 प्रश्न लेने वाला हूँ, 66 प्रश्न, जो कि सारे के सारे ही किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो आशा है आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हु हैज़ वन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा? आपके ऑप्शंस हैं, ये चारों आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। तो टोटल जो मैंने प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में वो है 66, मतलब 66 प्रश्न मैंने लिए हैं इस वीडियो में। आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और मिनिमम आपके अगर 60 प्रश्न अगर सही होते हैं तो इसका मतलब है करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही है। तो देखते हैं पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि ये जो था वो 15वां एडिशन था। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 जो है ये 15वां एडिशन था और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक। तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और ये हराया था 79 रन से, 79 रन से, और ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल था। इंडिया जो था वो डिफेंडिंग चैंपियन था, मतलब जो 14वां एडिशन था वो इंडिया ने जीता था। अब जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो थे वेना मफाका और ये साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। सबसे ज़्यादा रन जो इस टूर्नामेंट में बनाए वो इंडियन कैप्टन उदय सहारन थे, जो कि जिन्होंने 397 रन बनाए। सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले थे वेना मफाका, जो जिन्होंने 21 विकेटें लिया और ये साउथ अफ्रीका के थे, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। आइए देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या कविता सोरेन। तो जब भी प्रश्न आपके सामने आए स्क्रीन पे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चंपाई सोरेन बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। इसके पहले जो थे वो थे हेमंत सोरेन, बट उनको रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब कि काले धन को सफेद करने का आरोप लगा, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा अपने पोस्ट से और ईडी ने उनको अरेस्ट भी किया है। तो जो जेएमएम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अब नए लीडर बन गए हैं चंपाई सोरेन और यही बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। और ये लगातार 7वें बार से ये विधायक हैं सराई केला सीट से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? मतलब कि जनवरी 2024 में पुरुषों के लिए क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन साबित हुए हैं? ऑप्शंस हैं समर जोसेफ, एमी हंटर, पैट कमिंस या ट्रेविस हेड। तो ये अवार्ड मिला है समर जोसेफ को, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इनको अभी हाल ही में इनका टेस्ट में डेब्यू हुआ, मतलब पहला मैच खेले और उस टेस्ट सीरीज में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला है। अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें ये अवार्ड मिला है एमी हंटर को। इनको मिला है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2024। हर मंथ के लिए अलग अलग ये अवार्ड मिलता है। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5 लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और 5 लोगों को जो मिला है उनमें से सबसे पहले जो है वो है कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, 11वें सीएम थे ये बिहार के और इनको प्यार से कहा जाता था जननायक। दूसरे जो है वो है एमएस स्वामीनाथन जी, जो कि इंडिया के जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके ये जनक माने जाते हैं।
इंडिया को ये एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट इन्होंने बनाया था, मतलब आत्मनिर्भर बनाया था, तथा साथ ही साथ एग्रीकल्चर को मॉडर्न तरीके से करने का तरीका भी इन्होंने बताया था। साथ ही साथ नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर इन्होंने गेहूं और चावल के जो मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, मतलब ज़्यादा उपज देने वाले जो दाने थे, उनका इन्होंने खोज किया था। इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका था 1967 में, पद्म भूषण भी मिल चुका था, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका था, बस भारत रत्न ही बचा था जो इनको 2024 में मिल गया। तीसरे जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जिनको मिला है भारत रत्न। ये भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स जो था वो इन्हीं के समय में आया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वो इन्हीं के टेन्योर में आया था। चौथे जो है वो है लालकृष्ण आडवाणी जी, जो कि भारत के 7वें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तो ये पोस्ट नहीं है, मतलब उप प्रधानमंत्री का ये आखिरी उप प्रधानमंत्री थे 1999 से 2004 तक। पांचवें जो है वो है चौधरी चरण सिंह जी, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे और ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे और ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। इनको किसान नेता कहा जाता था क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे मेजर्स उठाए थे, किसानों की बेहतरी के लिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 40, 41, 42 या 44। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो है 41, 41वें रैंक पे है इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। इंडिया 5 प्लेसेस का सुधार किया, पिछले बार 46 था, इस बार 41वें रैंक पे है और इंडिया का जो स्कोर है वो है 7.18, इसमें स्कोर मिलता है। तो जिसका स्कोर 10 है वो सबसे बढ़िया है, जिसका 0 है वो सबसे खराब है। तो इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। तो इसमें जो टॉप 5 के देश हैं वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। मतलब ये जो 5 देश हैं इसमें डेमोक्रेसी सबसे अच्छी तरीके से काम करती है और इन लोगों को कहा जाता है फुल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं श्रीलंका, मतलब जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं, श्रीलंका वो है 70वें रैंक पे, ये भी फ्लॉड डेमोक्रेसी है श्रीलंका भी। इसके अलावा जो ये 3 देश हैं भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इनको हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब मिला जुला। पाकिस्तान 118वें रैंक पे है, पहले ये हाइब्रिड था लेकिन इस बार ये ऑथोरिटेरियन में आ गया, मतलब तानाशाही। और सबसे जो लास्ट रैंक पे वो है अफगानिस्तान 167वें रैंक पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले पे है नॉर्वे, लास्ट पे है अफगानिस्तान और इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इंडिया का रैंक है 41। आइए अगला प्रश्न छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 91 स्थान है, 92, 93 या 94वां स्थान है। तो छठा का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया का स्थान है 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो इसको जारी कौन करता है? तो ये करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक संस्थान है, वही इस रिपोर्ट को जारी करती है। इसमें इंडिया का स्थान है 93, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लास्ट ईयर था 85। तो इसमें जो टॉप 3 के देश हैं, मतलब जहाँ पे करप्शन सबसे कम है, तो उसमें पहले पे है डेनमार्क, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है न्यूजीलैंड। अगर दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो चाइना है 76वें पे, नेपाल 108वें, श्रीलंका 115वें, पाकिस्तान 133वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पे है। सोमालिया जो कि 180वें स्थान पे है, ये सबसे नीचे है इस रिपोर्ट में, मतलब यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा है। 7वां प्रश्न देखते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक, ये 2024 में पास हुआ है। तो इसमें अधिकतम कितने सालों का कारावास और कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? मतलब अक्सर जो सरकारी एग्जाम्स के लिए जो फॉर्म्स निकलते हैं तो या तो पेपर वो लीक हो जाता है या तो लोग चोरी करते हैं, तो इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें कितना
पेनल्टी है, मतलब कितना इस पे जुर्माना और कारावास है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 10 साल का कारावास है अगर इसमें आप पकड़े गए तो, और 1 करोड़ रुपए आपको फाइन भी देना पड़ेगा इस कानून के अनुसार। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई? तो ये चुनी गई है सोनिया गांधी राजस्थान से। तो 8वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सोनिया गांधी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तभी ये कह दी थी कि ये जनरल इलेक्शन मेरा आखिरी है, इसके बाद मतलब हेल्थ इश्यूज के कारण मैं मतलब जनरल इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, इसलिए वो इस बार राज्यसभा से जा रही है। तो ये पहली बार राज्यसभा की मेंबर बनी है, राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? कौन सी देश? चाइना, जापान, जर्मनी या इंडिया? तो ये बन गया है, जर्मनी बन गया है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और किसको हटाकर बना है? तो ये जापान को हराकर बना है। तो जर्मनी का जो भी जीडीपी है वो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर और जापान पीछे हो गया, जापान का हो गया 4.2 ट्रिलियन डॉलर। तो जर्मनी बन गया है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, है ना। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जापान की जो करेंसी है वो है येन, जैसे इंडिया का है रुपया, अमेरिका का होता है डॉलर, तो वैसे ही जापान का जो है वो है येन। तो ये बहुत ही वीक हो गया, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ये कमज़ोर हो गया। अक्सर हम लोग भी देखते हैं न्यूज़ में कि भाई रुपया गिर गया डॉलर के मुकाबले, तो उसी तरीके से जो जापान की करेंसी है येन, ये भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे गिरी, मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी नीचे गिरी। और भी कई वजह है, जैसे कि कंट्री इसका जो है इसमें एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो जवान लोगों की जनसंख्या कम हो रही है जापान में और बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी तो घटेगी ही। और साथ ही साथ श्रिंकिंग पॉपुलेशन, मतलब यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ही घट रही है, लोग ऑब्वियसली मतलब बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे आबादी बढ़ नहीं रही है बहुत ज़्यादा। और पहले पे जो है वो है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, मतलब जीडीपी के मामले में। तो ये दोनों है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, और इंडिया जो है वो है 5वें नंबर पे अभी भी है इंडिया, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे जापान हो गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया है? तो ये रोक लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, क्योंकि कुछ अनियमितता पाया गया पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो इसीलिए जो एपेक्स बैंक है मतलब आरबीआई जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पे फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। 11वां प्रश्न देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं संपूर्ण सिंह कालरा, जगत गुरु राम भद्राचार्य, या तो फिर दोनों बोथ ए एंड बी, या तो फिर सदगुरु जी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मतलब पहले और दूसरे, मतलब ए और बी, संपूर्ण सिंह कालरा जिनको गुलजार भी कहा जाता है, गुलजार नाम से हम लोग इनको जानते हैं, बहुत ही बड़े राइटर है ये, और दूसरे में है जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो इन दोनों को ही मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये क्यों दिया जाता है? लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का गठन हुआ था 1961 से, उसी समय से ये दिया जा रहा है। और ये किनको दिया जाता है? एक तो ये इंडियन राइटर्स को दिया जाता है, और तभी दिया जाता है जब आप इंडियन लैंग्वेजेस में लिखते हो, और इंडियन लैंग्वेजेस में वही लैंग्वेजेस आते हैं जो कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश। तो ये अगर इन भाषाओं में आप लिखते हैं तो ही आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड के बारे में एक खासियत ये है कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। और इसके जो पहले विनर थे वो थे जी शंकर कुरुप। 12वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? ऑप्शंस में है गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी या संभल। तो ये इन्होंने संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। और ये जो लॉर्ड कल्की हैं, भगवान कल्की जो हैं, इनको लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं पपुआ न्यू गिनी, मालदीव्स, माल्टा या फ्रेंच गुयाना।
तो ISA जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका जो 119वां सदस्य है वो हाल ही में बना है माल्टा। आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो ये जो ISA है इसके 120 से ज़्यादा सिग्नेटरीज हैं और ज़्यादातर जो है वो सनशाइन कंट्रीज़ है, मतलब जहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचती है। तो सूर्य की रोशनी ज़्यादातर पहुँचती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है सूर्य की रोशनी। तो ऑब्वियसली जहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचेगी वही लोग तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा होंगे, ज़्यादातर लोग। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ISA का वो है फॉसिल फ्यूल्स जो है उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना और सोलर एनर्जी पे अपनी निर्भरता को बढ़ाना है, मतलब सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना। तो ISA का जो हेड क्वार्टर है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में है। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? विकी कौशल, शाहरुख खान, बॉबी देओल या विक्रांत मासी? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है शाहरुख खान को मिला है। बेस्ट अभिनेता मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। और जो अवार्ड है वो देख लेते हैं। तो ये 70वां एडिशन था और ये मुंबई में हुआ था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान जी को और ये जवान मूवी के लिए मिला है। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट फिल्म जो है वो भी जवान है। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी, उसके लिए इनको मिला है। बेस्ट एक्टर अगर क्रिटिक्स की बात करें तो विकी कौशल, जिनको सैम बहादुर मूवी के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करें तो ये मिला है करीना कपूर जी को। और अगर सबसे बेस्ट फिल्म की बात करें क्रिटिक्स में तो वो है 12th फेल। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंडस रिवर, गोदावरी, सतलज या चेनाब रिवर पर? तो ये किया गया है चेनाब रिवर पे। तो 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर, मतलब 359 मीटर। अगर फीट में देखें तो ये 1178 फीट हो जाता है और ये चेनाब रिवर के ऊपर में ये बना हुआ है। तो ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये पुल जो है, मतलब आईफिल टावर है 324 मीटर और उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है, मतलब टोटल इसकी हाइट है 359 मीटर। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहले स्थान का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी थी उसका जो टैब्लो था उसको मिला था फर्स्ट प्राइज। और उस जो टैब्लो का जो थीम था वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो ये जो थीम है वो उस टैब्लो का थीम था। और उस टैब्लो का बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, वो कितने लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उसी को एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 17वां प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम था 2024 का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का जो थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो कई बार ये थीम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस में है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी। तो ये मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर के प्रति, कि भैया इसके लिए जो इसके जो बचाव हैं, इसको कैसे आप इससे बच सकते हो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो थीम है ये 2022 से लेकर 2024 तक एक ही थीम है, वो है क्लोज द केयर गैप। और इसमें एक और मतलब थीम में एक और लाइन जुड़ी हुई है, वो है एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। मतलब कैंसर के लिए, मतलब इसको कैंसर केयर के लिए सभी लोगों को मतलब इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जो पहला राज्य है वो बना उत्तराखंड। सबसे पहले यूसीसी यहाँ पे लागू किया गया। तो उत्तराखंड जो है वो पहला
राज्य बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। तो इसमें होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, अभी तक जो है लोगों में जो शादियां होती थी, डिवोर्स होता था, प्रॉपर्टी इनहेरिट करते थे पूर्वजों से, तो उनके लिए अपने अपने पर्सनल लॉज थे। लेकिन अब सभी लोगों का पर्सनल लॉ इसमें काम नहीं करेगा, इस पे जो एक कानून है वही काम करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सबके लिए मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके लिए सबके लिए सेम कानून रहेगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि एसटी कम्युनिटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी, उनको इससे बाहर रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उत्तराखंड के सीएम कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? मतलब नेशनल इमरजेंसी लग गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल रिसाव हो गया। तो वो कौन सा देश है? वेनेजुएला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, कोलंबिया या गुयाना? तो वो देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई क्योंकि इसके जो मतलब किनारे हैं, मतलब देश के जो किनारे हैं वहाँ पे बहुत सारा तेल रिसाव हो गया है। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कीथ क्रिस्टोफर रॉली। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो 21वां का आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये वहाँ के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जब हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज ये टर्म देखते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और भी कई छोटे छोटे जो आइलैंड हैं वो आ जाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज में। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। हाल ही में अहमद अवाद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं यमन देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, अब ये बन गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे मईन अब्दुल मलिक सईद को रिप्लेस करके ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 23वां प्रश्न। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारे अभी मतलब लेटेस्ट के हैं, इसीलिए सबको मैंने एक साथ इस वीडियो में रख दिया है। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्राबोवो सुबियंतो। 23वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले थे जोको विडोडो, लेकिन इनका 2 बार अब टर्म खत्म हो गया है तो अब बन गए हैं प्राबोवो सुबियंतो। तो 23वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी हाल के मतलब चुनाव में इनकी विक्ट्री हुई है। तो ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, अब ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। और इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर निम्न में से किस देश के सुल्तान बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया देश के नए सुल्तान ये बन गए हैं। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न। हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार को संभाला है? ऑप्शन में है लोचन सिंह पठानिया, एडमिरल हरि कुमार, वीरेंद्र सिंह पठानिया या लालचंद सिंह पठानिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लोचन सिंह पठानिया ने मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार को संभाला है। हाइड्रोग्राफर बेसिकली क्या होता है? मतलब ओशियंस या तो फिर सीज या लेक्स, रिवर्स या कोस्टल एरियाज में हो रही हरकतों पे इनका नज़र होता है। फिर फिजिकल फीचर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर मतलब कि कोस्टल एरियाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर सेफ्टी से सारे नेविगेशन होते रहे समुद्रों में, ये सब सारी चीज़ों को देखना जो है वो चीफ हाइड्रोग्राफर का ही काम होता है। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न। हाल ही में राधा रतूड़ी को किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? तो इनको किया गया है उत्तराखंड का जो है ये पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं अभी हाल ही में। तो 26वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये 1988 बैच की ये IAS ऑफिसर हैं राधा रतूड़ी जी, और ये रिप्लेस करेंगे सुखबीर सिंह संधू जी को। तो मतलब ये पहली वीमेन है जो कि उत्तराखंड की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मतलब सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का पोस्ट होता है वो, तो उसमें ये मतलब
अपॉइंट हुई हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इनका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रंजीत कुमार अग्रवाल जी को। 27वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 72वें प्रेसिडेंट के रूप में यह पदभार को संभालेंगे। और ये जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये विश्व की जो ना सबसे लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, इसको याद रखिएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंटार्कटिक के वैज्ञानिक जांच के लिए किस देश द्वारा वहाँ किनलिंग स्टेशन खोला गया है? मतलब अंटार्कटिका जो है उसके वैज्ञानिक जांच के लिए वहाँ एक और स्टेशन खोला गया है जिसका नाम है किनलिंग स्टेशन। तो ये किस देश के द्वारा खोला गया है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या वियतनाम? तो ये खोला गया है चाइना के द्वारा। ये चाइना का वहाँ पे 5वां स्टेशन है, याद रखिएगा। किनलिंग फैसिलिटी इसका नाम है। और ये कहाँ पे है? ये रॉस सी के मतलब रॉस सी में ये इनएक्सप्रेसिबल आइलैंड है, एक आइलैंड का नाम है, वहाँ पे ये खोला गया है किनलिंग फैसिलिटी। और जैसा कि मैंने बताया ये चाइना का 5वां रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। 29वां प्रश्न देखते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब या हरियाणा? तो ये किया जा रहा है असम में। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है असम में। तो 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे जिसमें देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जो पहला इवेंट हुआ था, मतलब पहला जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, ये हुआ था उड़ीसा में और ये हुआ था 2020 में। तो इस बार हो रहा है ये जो है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार हो रहा है। तो इस बार का जो मैस्कट है मतलब शुभांकर है वो है अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है। 30वां, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट या 500 यूनिट? तो ये दिया जाएगा 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये अनाउंस किया गया था बजट 2024-25 में। ये एक रूफ टॉप सोलर स्कीम है, मतलब छत के ऊपर सोलर लगाने वाला ये स्कीम है। इसके थ्रू 1 करोड़ घरों में जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में। तो फिलहाल क्या है 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है ये रूफ टॉप लगाने के लिए। इसमें सरकार का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 75,000 करोड़। 31वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभू, तो इसकी जो खोज है ये भारत के किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश? तो ये जो मेढक की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभू, इसकी खोज की गई है कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ की गई है? तो ये अर्बन मतलब शहरी बेंगलुरु में इसकी खोज की गई है। 32वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये किया गया है जस्टिस नवाफ सलाम को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ICJ का। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो नवाफ सलाम है ये जो है ये लेबनान जो देश है वहाँ के ये जज हैं। इनको नियुक्त किया गया है ICJ का नया प्रेसिडेंट 3 साल के लिए। ICJ को मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड्स में है। और ये UN के जो 6 मेन संस्थान हैं उसमें से ये एक है। बाकी के 5 कौन कौन से हैं? UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, फिर UN सेक्रेटेरिएट, फिर इकोसॉक जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 5 है। और छठा हो गया ICJ। लेकिन इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जो कि बिल्कुल अलग है। हालांकि ये भी द हेग में ही है, लेकिन ये अलग चीज़ के लिए है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें इंडिविजुअल को उसके मतलब गुनाहों के लिए अलग से इसमें सजा दिया जाता है, लेकिन ICJ अलग है। ये दोनों ही अलग है। 33वां, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
तेलंगाना या कर्नाटका? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। अब तेलंगाना में कहाँ किया जाएगा? सलार जंग म्यूजियम जो कि हैदराबाद में है, वहाँ किया जाएगा। और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। 34वां प्रश्न, भारत की पहली स्नो लियोपार्ड जो होता है, इसके रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में स्नो लियोपार्ड की संख्या सबसे अधिक है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख? तो स्नो जो लियोपार्ड होता है इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लद्दाख में। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जो सर्वे है ये 2019 से लेकर 2023 तक हुआ ये सर्वे, और ये पहली बार इस तरीके का सर्वे हुआ है। इसमें पाया गया कि इंडिया में टोटल 718 स्नो लियोपार्ड है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर बात करें इनका तो 1/6 से लेके 1/9 पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो लद्दाख में, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और लद्दाख में है 477। दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड और तीसरे पे है हिमाचल प्रदेश। स्नो लियोपार्ड को अक्सर कहा जाता है घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। आइए बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 10 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो अवेयरनेस फैलाने के लिए अरबियन लियोपार्ड के बारे में, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो अरबियन लियोपार्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है IUCN रेड लिस्ट में। इसमें अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसमें अरबियन लियोपार्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में, इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। अगर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है तो IUCN का एक लिस्ट आता है, उसमें ये रेड लिस्ट में है। आइए देखते हैं 36वां प्रश्न। हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? एम्स को मिला है, या निमहैंस को मिला है, या SGPGIMS को मिला है, या फिर लोकनायक हॉस्पिटल को मिला है? तो ये मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इसको मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, जो कि WHO के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए उसको ही मिला है हेल्थ प्रमोशन के लिए। तो इसमें देख सकते हैं वही बात है यहाँ पे कि WHO के द्वारा ये दिया गया है हेल्थ प्रमोशन के लिए, निमहैंस को ये दिया गया है। 37वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ये किस राज्य में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये है तमिलनाडु में। तो इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 के मौके पे अनाउंस किया कि इंडिया का जो रामसर साइट्स है ये 75 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। मतलब इसमें 5 और रामसर साइट्स बढ़ गए हैं, जिसमें 3 जो है वो कर्नाटका से है और 2 है वो तमिलनाडु से है। तो कर्नाटका से जो है वो है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, फिर दूसरा पे है अघनाशिनी एस्चुअरी, और तीसरे पे है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये तीनों जो है वो कर्नाटका में है, और 2 जो है वो तमिलनाडु में है। कौन कौन है? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात करें तो वह है तमिलनाडु में, यहाँ टोटल 16 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जो कि 10 रामसर साइट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। आइए देखते हैं 38वां प्रश्न। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? मतलब फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या तो फिर मणिपुर? तो ये जो पहला है ये खोला जाएगा असम में। इसके बारे में देखते हैं कि ये असम का पहला मतलब फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। और इसमें होगा क्या बेसिकली, तो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है योगा और नेचुरोपैथी को, इसको मिक्स किया जाएगा आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। 39वां देखते हैं। उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? जैसा कि नाम से ही देख सकते हैं कोई साउथ का ही स्टेट लग रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश या तो फिर तमिलनाडु। तो ये जो स्कीम है ये किया गया
तमिलनाडु के द्वारा। उंगलई थेडी उंगल ओरिल, तो इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप्स, मतलब जो सेवाएं हैं वो आपके दरवाजे तक पहुंचाना। तो तमिलनाडु मतलब वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हैं MK स्टैलिन, और उन्हीं के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया। 40वां देखते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं, घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड? तो ये जो घर घर राशन योजना है इसकी शुरुआत की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। 41वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार राज्य में। तो 41वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बापू टावर जो है ये टॉलेस्ट टावर है इंडिया का, जिसकी हाइट है 120 फीट। 42वां प्रश्न, अली ए लिगांग ये किस भारतीय राज्य का मुख्य त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश, केरला, असम या नागालैंड? तो ये जो है असम राज्य का मुख्य त्योहार है, और ये वहाँ के मिसिंग या मिसिंग जैसे भी लिख लो, ये वहाँ के एक इंडिजीनियस ट्राइब है, एक जनजाति है, उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। 43वां प्रश्न, दोस मोचे त्योहार ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या नागालैंड? तो ये मनाया जाता है लद्दाख के लोगों के द्वारा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्मोके एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट भी कहा जाता है। और ये मतलब क्या इसका मनाने का है, क्या इसका वजह क्या है? तो इसमें मान्यता ये है कि इसमें मतलब जो शहर है उसको प्यूरिफाई किया जाता है बुरी शक्तियों से, मतलब बुरी शक्तियों को दूर किया जाता है इस त्यौहार के, मतलब इस त्यौहार को मनाने में कहा जाता है कि इससे बुरी शक्तियां दूर होती है शहर से। 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया है? मतलब कि काजी नेमू जो एक फ्रूट है उसको स्टेट फ्रूट किस राज्य ने घोषित किया है? असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो ये किया गया है असम के द्वारा, मतलब काजी नेमू असम का अब राजकीय फल घोषित हो गया है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, और उसका कैपिटल है दिसपुर। आइए देखते हैं 45वां प्रश्न, न्यूरालिंक कंपनी जो कि हाल ही में चर्चा में था, इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलन मस्क या लैरी पेज? तो इसके जो मालिक है वो है एलन मस्क। तो 45वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली न्यूरालिंक जो एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है ओन्ड बाय एलन मस्क, मतलब एलन मस्क का ही है। तो इसमें वो एक मतलब सक्सेसफुली एक टेस्ट अभी किए हैं जिसमें ह्यूमन ट्रायल में क्या किया जा रहा है, उनके ब्रेन में एक चिप लगाया जा रहा है। तो ये अभी सक्सेसफुल हो चुका है कुछ हद तक। आगे इसके बारे में और जो कुछ होगा हम लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे। देखते हैं 46वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो ये इन्होंने किया है असम राज्य में किया है मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास। 47वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? मतलब सी सर्वाइवल सेंटर, इसका उद्घाटन किया उन्होंने कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या गोवा? तो ये इन्होंने किया है उद्घाटन गोवा में। तो 47वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, ये ONGC के द्वारा है, ये सी सर्वाइवल सेंटर गोवा में है ये। तो इसमें होगा क्या, जो ट्रेनीज होंगे मतलब जिनको ट्रेन किया जाएगा उनको रियल लाइफ डिजास्टर से डील करना सिखाया जाएगा। साथ ही उनका जो सी सर्वाइवल स्किल है उसको बढ़ाया जाएगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो समुद्रों में सर्वाइव कर सकते हैं। 48वां देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये जनरल बिपिन रावत जो थे वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया किस शहर में? दिल्ली, देहरादून, नैनीताल या हरिद्वार? तो इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया देहरादून में। 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी के जो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि दूसरे हैं CDS। 49वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI लॉन्च किया गया है? फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया या तो फिर जापान? तो ये किया गया
फ्रांस में यूपीआई सिस्टम जो कि भारत का है वहाँ पे ये लॉन्च किया गया। तो अब क्या है, इसको लेकर और भी कई सारे देश हैं फ्रांस के साथ साथ जहाँ पे यूपीआई अब आप यूज़ कर सकते हैं। 7 देश हैं ऐसे, जैसे कि सबसे पहले श्रीलंका और मॉरिशस में हुआ, उसके बाद और भी कई जगह जैसे कि फ्रांस जो कि इस क्वेश्चन में है, इसके अलावा यूएई में भी कर सकते हैं, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, इन सारे देशों में आप भारत के यूपीआई को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। 50वां प्रश्न, हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह किस देश से है? यूएसए, चाइना, जापान या तो फिर रसिया? तो ये जो है ये है रसिया से, मतलब रूस से हैं ये ओलेग कोनोनेंको। तो इन्होंने अपने ही मतलब देश के व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा जिनका नाम था गेनाडी पेडेल्का। इसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 878 दिनों तक ये स्पेस में थे। लेकिन अब जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो इनका 878 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी भी ये वापस आए नहीं है। ये 5 जून तक ये 1000 दिन ये स्पेस में बिता लेंगे और सितंबर लास्ट तक ये 1110 दिन ये स्पेस में बिता लेंगे। फिलहाल इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है गेनाडी पेडेल्का का। आगे देखते हैं 51वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? जापान, ईरान, यूएसए या फ्रांस? तो हाल में जो करने वाला देश है वो है ईरान। इसके बारे में और देख लेते हैं कि ईरान ने वीज़ा फ्री ट्रेवल इंडियंस के लिए भी कर दिया है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 15 दिनों के लिए आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं ईरान में, और इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों को इन्होंने ये छूट दिया है। ईरान के अलावा इंडिया को और कई देशों ने छूट दिया है जैसे कि केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब देश जो है वो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया है। 52वां प्रश्न देखते हैं, 2023-24 का नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? तो 2023-24 का जो नागेश ट्रॉफी है ये जीता है कर्नाटका ने। तो 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था नागपुर में। कर्नाटका नागेश ट्रॉफी को जीता आंध्र प्रदेश को हराकर। और ये जो नागेश ट्रॉफी है ये है क्या बेसिकली? तो ये मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, लेकिन ये ब्लाइंड लोगों का है। तो इसका इस ट्रॉफी का नाम है नागेश ट्रॉफी। 53वां प्रश्न, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को लॉन्च किया है फिर से। 54वां प्रश्न, हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह वन किस राज्य में है? तो ये जो है ये उड़ीसा राज्य में है। कौन सा? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। 55वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? अफगानिस्तान, मालदीव्स, यूएई या सऊदी अरबिया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा इस देश के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया वो देश है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। आगे देखते हैं 56वां प्रश्न, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जेवियर मेली या डोनाल्ड टस्क? तो सबसे दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता है इस एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार वो है नरेंद्र मोदी जी। तो 56वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें नरेंद्र मोदी जी को 78% अप्रूवल रेटिंग मिला है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो है 65%। तीसरे नंबर पे है अर्जेंटीना के जेवियर मेली जिनका अप्रूवल परसेंट है 63%। आगे देखते हैं 57वां, AI चैटबॉट हैनुमन ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? टेस्ला, मीटा, इन्फोसिस या रिलायंस? तो ये विकसित किया जा रहा है रिलायंस के द्वारा। तो इसमें होने वाला क्या है? ये एक सीरीज है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। तो ये बेसिकली इसमें क्या होगा, 11 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में ये रिस्पॉन्ड करने वाला है, जिसमें कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, तमिल, मराठी, ये सारे लैंग्वेजेस इसमें होंगे जिसमें ये रिस्पॉन्ड
करने वाला है। 58वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? तो ये वो राज्य है तमिलनाडु, जिसने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है, और इसका वजह है कि उसमें कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है जो कि रोडामाइन बी है। यही है कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, ये उसमें बेसिकली कलर देने के लिए ये सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, रोडामाइन बी को यूज़ किया जाता है। ये किस में किया जाता है? ये कॉटन कैंडी में, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इससे कैंसर काउजिंग सब्सटेंस रोडामाइन बी था इसमें। 59वां देखते हैं, हाल ही में पद्म विभूषण फली एस नरीमन का निधन हो गया। वह किस पेशा में थे? पॉलिटिशियन थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे, बॉलीवुड डायरेक्टर थे या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर लॉयर थे जो कि इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 60वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? दिल्ली, सूरत, संबलपुर या वाराणसी? तो इन्होंने पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, उस जगह का जो नाम है वो है संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है। 60वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना? मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहला वो राज्य कौन सा है जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने का कार्य किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 61वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 62वां, राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिजला मेला महोत्सव तो ये आयोजित किया जाता है झारखंड राज्य में। तो 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 63वां, हाल ही में IRCTC का चेयरमैन और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन जी को। इसके पहले थे महेंद्र प्रताप मल, लेकिन अभी है संजय कुमार जैन जी। तो 63वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 64वां, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। 64वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले थे MV सुचेंद्र कुमार, ये इनके पहले थे। जनरल मनोज पांडे जो हैं वो हैं इंडियन आर्मी के चीफ हैं अभी, और ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये अभी के CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 65वां देखते हैं, 77वें बैफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है ओपनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2023 का। 66वां और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, INS जटायु नेवल बेस ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप में। ये जो आइलैंड है हमारा इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड, वहाँ बनाया जाएगा INS जटायु नेवल बेस। तो ये हमारे थे 66 प्रश्न। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।